बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दर्ज कर ली गई है। रात गए आपको ये खबर दी थी मैंने अपने लास्ट व्लॉग में, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं थी। अब ना सिर्फ ये कन्फर्म हो चुका है बल्कि जो कॉन्टेंट है उस शिकायत के वो भी सामने आ गया है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। बड़े संगीन नौयत के जो इल्ज़ामात हैं वो इस शिकायत में, जो कि 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है, वो लगाए गए हैं चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा पर। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही जजिस का बड़ा एक अहम और इम्पोर्टेंट इजलास हुआ है जिसमें नए चीफ जस्टिस को चुना गया है। ये क्या माजरा है, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और तीसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी है। इमरान खान साहब के केसेस जो कि हाई कोर्ट में ना सिर्फ लगे हैं बल्कि पहली समाअत पर हैरान कुन तौर पर नोटिस भी जारी हुए हैं। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कभी भी ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जो कोर्ट है उसका जो रवैया ख़ास तौर पर इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद है वो चेंज हुआ था। कैसे चेंज हुआ था ये लास्ट व्लॉग में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन इमरान खान साहब की जल्द रिहाई भी होने जा रही है। इस पर भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो कंप्लेन आई है ये मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। लाहौर के वकील हैं, उनकी जानिब से ये जो कंप्लेन है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो है वो दायर की गई है। और ये वो फोरम है जहाँ पर जो जजेस हैं उनके अगेंस्ट जो शिकायत वगैरह हैं वो दर्ज की जाती हैं और इसी फोरम के थ्रू ही उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाती है। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं उनके अगेंस्ट भी जो कार्रवाई इस वक्त चल रही है वो भी यहीं पर चल रही है और 29 तारीख को इसका इजलास भी तलब कर लिया गया है। ये भी आपको बताता चलूँ, जहाँ पर मज़ीद जो कार्रवाई है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के अगेंस्ट वो आगे चलाई जाएगी। बहरहाल जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के इस्तीफ़े के बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन और फिर इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज का इस्तीफ़ा देना और फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के उन्हीं जज साहब का ये कहना कि मेरा इस्तीफ़ा निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत है। और कौन से निज़ाम के ख़िलाफ़? वही निज़ाम जो इंसाफ का निज़ाम है और जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के सरबराही में जो ये सारा इस वक्त निज़ाम चल रहा है उसके ख़िलाफ़ बगावत का उनका कहना कि ये इस्तीफ़ा मैंने इस वजह से दिया है। तो ये ऑलरेडी अदलिया के अंदर एक आप कहें कि अदम एतमाद था चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर। बहरहाल जो शिकायत दर्ज हुई है इसका जो कंटेंट है, जो उस मतन है उस शिकायत का, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो चीज़ शिकायत के अंदर ये कहा गया कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने 17 तारीख को जो मीडिया पर वो आए और जो लियाकत चट्ठा थे कमिश्नर, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, उनके बयान के ऊपर जो उन्होंने रद्द अमल दिया है ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। यानी कि चट्ठा साहब ने बयान दिया, इल्ज़ामात लगाए चीफ साहब के ऊपर और फिर उसके बाद चीफ साहब की जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया सहाफ़ियों को सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही खड़ा होकर, जहाँ पर उनसे चट्ठा साहब के हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसके ऊपर रद्द अमल दिया, इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और कहा जी कि इस तरह से तो कोई भी जो इल्ज़ाम है वो कुछ भी लगा सकता है, सबूत साथ में जो है वो फ्राहम किए जाने चाहिए। तो बहरहाल उनका ये जो इंटरव्यू था ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी था। ये इस शिकायत के अंदर लिखा गया है। उन्होंने मज़ीद इस शिकायत में लिखा है जी कि पब्लिक कंट्रोवर्सी में ख़ुद को शामिल इन्होंने किया और मामले पर असर अंदाज जो है वो इससे होने की जो कोशिश थी या इससे असर अंदाज हुए। यानी कि एक कंट्रोवर्सी थी और इसकी जो तहकीकात वगैरह थी वो भी होनी थी और उससे पहले ही आपका इसके ऊपर रद्द अमल देना, और चूँकि आप जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, तो बतौर चीफ जस्टिस आप इस तरह का रद्द अमल नहीं दे सकते थे, इस तरह से इंटरव्यू जो है वो नहीं दे सकते थे। तो ये एक पब्लिक कंट्रोवर्सी थी, इसमें आपने जो है वो ख़ुद को शामिल किया जो कि आप नहीं कर सकते थे। और इससे ज़ाहिर सी बात है जो एक असरअंदाज होने की कोशिश इस तरह से भी थी कि चीफ जस्टिस पे अगर इल्ज़ाम लग रहे हैं तो चीफ जस्टिस अगर ख़ुद ही उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रहा है तो मेरे ख़्याल से अभी वो इल्ज़ामात के ऊपर इंक्वायरी और तहकीकात वगैरह होना थी। लेकिन अगर चीफ जस्टिस मुस्तरद कर रहा है तो फिर वो जो इंक्वायरी है उसके जहन में कहीं ना कहीं तो ये होगा कि ये मामला कि अदलिया में चला गया या एट द एंड अदलिया में ही जाता है, चैलेंज होती हैं चीज़ें, तो वहाँ पर चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ एक जो है वो तहकीक होगी और वो ऑलरेडी इसको मुस्तरद कर चुके हैं, बयान दे चुके हैं। तो ये वो सारा असरअंदाज होने की
असरअंदाज हुए हैं, ये भी इसमें कहा है और इस तरीके से असरअंदाज हुए हैं। फिर इसी तरीके से कहा गया जी कि सियासी नोयत के मामले पर ख़ुद को मुलव्वस नहीं करना चाहिए, इससे गैर जनबदारी पर समझौता होता है। यानी कि एक सियासी मामला था और सियासी मामले के ऊपर ये जो रद्द अमल दिया गया, इससे एक जज की जो गैर जानबदारी है उसके ऊपर भी समझौता होता है। अदलिया का एतमाद भी इससे मजरू हुआ है। और फिर इसी तरीके से धांधली का मामला अदलिया में आ सकता है, 209 के तहत रोका जाए और जो कार्रवाई वगैरह है वो की जाए और चीफ जस्टिस साहब को काम से रोका जाए। तो ये जी वो शिकायत है जो कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर कर दी गई है। 21 तारीख को ये शिकायत दायर की गई थी, आज 27 तारीख हो चुकी है और एक दिन बाद यानी कि परसों 29 फरवरी को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास है। अब ये बड़ा अहम होगा कि उस इजलास के अंदर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट ये जो शिकायत है इसका भी जायज़ा लिया जाता है, इसके ऊपर भी जो गौर है वो किया जाता है, क्योंकि बड़ी सिंपल से इसमें जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट की गई हैं। ये नहीं कि कोई करप्शन इसमें हाईलाइट की गई हो या कोई जायदाद या असासों के हवाले से चीज़ें इसमें हाईलाइट की गई हो या शिकायत दर्ज की गई हो, जिसमें ये होता है जी कि आपने गवाह देने होते हैं, आपको चीज़ों को प्रूफ करना होता है। तो इसमें बड़ी सिंपल शिकायत है और वो ये है जी कि आपने जो इंटरव्यू दिया है वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है और जो कौंसल है उसको देखे और जज इस तरह से इंटरव्यू नहीं दे सकता। तो इंटरव्यू तो दिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है, वीडियो सामने हैं, सबूत सामने है, सिर्फ़ और सिर्फ इतना जायज़ा लेना है कि क्या वाकई कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं हुई। और अगर वाकई कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, जो कि कौंसल अब इसको देखेगा और उस कौंसल की जो वैसे सरबराही होती है वो चीफ जस्टिस के पास ही होती है। इवन के जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो केस चल भी रहा है उसकी भी सरबराही चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ही कर रहे हैं, वो चेयरमैन होते हैं कौंसल के। लेकिन अगर उन्हीं के ख़िलाफ़ ही शिकायत है तो फिर ये होता है कि उसमें कौंसल के अंदर वो ख़ुद नहीं बैठेंगे, फिर एक और जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो सरबराही करेगा। तो बहरहाल अब ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है कि नहीं, ये कौंसल ने डिसाइड करना है और सिंपल सा मामला है, एक दिन इसके अंदर लग सकता है, अगर ज़्यादा भी इसके अंदर जो टाइम है वो लिया गया। तो बहरहाल देखें, परसों इजलास बुलाया गया, अब उस इजलास में ये टेकअप होता है मामला या नहीं होता, या आगे कहीं चलता है, या इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है या इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट नोयत की जो शिकायत है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुकी है। फिर दूसरी तरफ नाज़रीन, इस वक्त अदलिया के अंदर जो एक तकसीम के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही थी, जिसमें सबसे पहले तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया और खैर उसके बाद भी उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो चल रही है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। अच्छा, इसमें भी मैं एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करता चलूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखें, वैसे जो फ़ैसला है वो देखा जाए कि रिटायर या मुस्ताफ़ी जज के ख़िलाफ़ भी कौंसिल कार्रवाई कर सकता है, तो ये इस हद तक तो बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है। दो एंगल्स इसके चूँकि बनते हैं, तो एक एंगल इसका देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है, क्योंकि कोई भी जज एहतसाब से बचने के लिए वो इस्तीफ़ा दे दे और उसके ख़िलाफ़ एहतसाब ख़त्म और फिर उसके बाद उसकी मरात और पेंशन उसको मिल गई, तो इस हद तक तो ठीक है, ये फ़ैसला बड़ा ज़बरदस्त ये फ़ैसला है। लेकिन इसका जो दूसरा एंगल है वो ये है कि अगर सिर्फ एक जज को निशाना बनाने के लिए जिस तरीके से अपील ये आई और फिर अभी फ़ैसला नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी कौंसिल में चीफ जस्टिस साहब ने कार्रवाई जारी रखी, गवाहों के बयानात वगैरह लिए गए, तो इससे एक जो है वो क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि अगर ये ही बेंच ये फ़ैसला दे देता कि नहीं, मुस्ताफ़ी जज के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती कार्रवाई, तो फिर वो जो कौंसिल या चीफ जस्टिस साहब कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं उस कार्रवाई का क्या होगा और वो क्यों आगे कार्रवाई बढ़ाई जा रही है। उमूमी तौर पर इस तरीके से होता है कि अगर फ़ैसला आना था तो उसका वेट हो जाना चाहिए था और कार्रवाई आगे नहीं बढ़नी चाहिए थी। तो इससे ये तासुर मिल रहा है कि वाकई कार्रवाई की जानी थी, या शायद चीफ साहब को पहले से ही मालूम था कि ये फ़ैसला आना है। फिर ये जो अपील भी दायर हुई, अपील का वक्त ख़त्म हो चुका था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर हुई और फिर उसके बाद ये जो फ़ैसला था वो आया। मसलन इसमें ये अपील थी, बेसिकली पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था जी कि मुस्ताफ़ी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती, उसके बाद फिर उसमें अपील आई और अपील भी आपने कोई 6 महीने के बाद गालिबन दायर की और फिर वो फ़ैसला रिवर्स हुआ और आया जी कि कार्रवाई की जा सकती है मुस्ताफ़ी जज के ख़िलाफ़ भी, और जो कार्रवाई के दौरान रिटायर हो जाए उसके ख़िलाफ़ भी। तो ये सारा मुद्दा या मामला था। तो इस हवाले से भी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनके ऊपर काफ़ी सारे जो सवालात हैं वो उठ रहे हैं। फिर असद तूर साहब की गिरफ़्तारी हुई है, असद तूर साहब ने भी आज उनको पेश किया गया है।
और अदालत के सामने, और वापसी पर उन्होंने ये कहा जी कि मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, और तंज़िया तौर पर उन्होंने कहा जी कि थैंक यू वेरी मच चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। और असद तूर साहब वो हैं कि जब चीफ़ जस्टिस मौजूदा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अभी चीफ़ जस्टिस नहीं बने थे, इनकी और इनकी अहलिया सरीना ईसा के अगेंस्ट जब वो कार्रवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त ये उनके साथ खड़े थे और उनके हवाले से चीज़ों को रिपोर्ट करते थे। लेकिन फिर जब अभी इनके ऊपर उन्होंने तनकीद शुरू कर दी, तो फिर उसके बाद इनका अरेस्ट भी हुआ, और फिर अब ये चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ही कह रहे हैं कि थैंक यू वेरी मच चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। तंज़िया लहजे में उन्होंने ये कहा। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल कौंसल कमीशन का इजलास हुआ है, और इस इजलास में 2 जजों की तैनाती की मंजूरी दी गई है। एक तो जी जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की असामियाँ खाली हैं, और इनमें से एक फ़िलअप इस तरह से की जा रही है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ये सीजे हैं, और नईम अख्तर अफ़गान जो हैं अब इन्हें तैनात किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मंजूरी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी के पास मामला भेज दिया गया है। तो हतमी मंजूरी यही होती है कि अगर यहाँ से मंजूर हो जाए तो वहाँ पर भी रुकावट नहीं होती, उधर से भी मंजूरी होती है, बस उन्होंने नोटिफिकेशन के लिए वजारत कानून को कहना होता है और वजारत कानून नोटिफिकेशन जारी कर देती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो तब्दीली हुई है वो है जी जस्टिस शहजाद अहमद मलिक जो हैं, इन्हें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए मंजूरी मिल गई है। जस्टिस अमीर भट्टी नेक्स्ट मंथ रिटायर हो रहे हैं, कोई 10-1 दिन रह गए हैं उनके पास। उसके बाद नए चीफ जस्टिस के तौर पर इनको तैनात किया गया है, और उनके बाद फिर जस्टिस शहजाद अहमद मलिक जो हैं वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट जो हैं वो बन जाएंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये बड़ा अहम इजलास हुआ है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, और उस इजलास में ये जो फैसले हैं वो किए गए हैं। आगे चलते हुए इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी आपको बताता चलूँ तो इमरान खान साहब की रिहाई का मामला ये हुआ है जी कि हाई कोर्ट में हैरान कुन तौर पर, जिस तरह से थोड़ा सा बहुत सारे लोग हैरान भी हुए कि समझ रहे थे कि शायद इतनी जल्दी ना हो, लेकिन इमरान खान साहब की जो अपीलें लगी पहले, और उसके बाद जुमेरात के लिए नोटिस हुआ, और उसके बाद फिर इवन के एतराज़ भी थे, उसी टाइम एतराज़ भी दूर हुए, दरखास्तें भी काबिल समात हो गई, और फिर उसके बाद नोटिस भी जारी हो गए। हालांकि इलेक्शन से पहले जो कुछ अदलिया का आप कहें जो रवैया था, तो उसमें ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं कि इस तरह से पहले नहीं होता था। अगर कोई एतराज़ है तो एतराज़ दूर कर दिया जाता था, फिर उसके बाद काबिल समात होने के मामला जो है उसको देखा जाता था, और फिर उसके बाद की नोटिस होते थे, और फिर उसके बाद जब फैसले आते थे या दरखास्तें लगती थी तो तब वो गैर मौसर भी हो जाती थी। तो इस तरह से होता रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन जो कल इमरान खान साहब की केसेस हुई हैं उनमें नोटिस सर्व हो चुके हैं जुमेरात के लिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट बड़ी बात यह है कि अलीमा खान जो हैं उन्होंने कल बड़ा अहम बयान दिया है, और बड़ा कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने बयान दिया, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो जुमेरात को हो जाएगी। अगर जुमेरात को ना भी हो तो जो एक प्रोसीजर होता है, तो कल भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि नेक्स्ट वीक तक मामला जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में इन अपीलों के ऊपर जो फैसला है वो आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं हो सकता कल भी आ सके, क्योंकि जुमेरात को ही आ जाए, क्योंकि जो नोटिस जारी हुआ है नैब और FIA को, वो आकर अदालत में अपना जवाब देंगे, और उनके जवाब के ऊपर फिर इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने अपने दलाइल वगैरह देने हैं, तो एक दिन में भी मामला हो सकता है। तो जिस तरीके से ये केस का फ़ैसला किया गया इमरान खान के अगेंस्ट तोशा खाना और साइफ़र केस का, ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, इतनी ज़्यादा इसमें गलतियां थी, फेयर ट्रायल नहीं था कि इस केस को ज़्यादा लंबा चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये 2-3 चीज़ों को अगर हाईलाइट कर दिया जाए तो इमरान खान साहब को इसमें रिलीफ मिल सकता है। और इस मरतबा इमरान खान साहब ने फ़ैसला मोतली, सज़ाएँ मोतली, और ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं, ये 3 अपीलें जो हैं वो इस्तदाएँ उन अपीलों के अंदर इमरान खान साहब की जानिब से की गई हैं। तो बहरहाल देखें, अब अलीमा खान साहिबा की जानिब से बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज से ये कहा गया है, और फिर जिस तरीके से ओवरऑल चीज़ें बदल रही हैं अदालती महाज के ऊपर भी, तो और वैसे भी इलेक्शंस के बाद इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना ही था। सेनेट इंतखाबात भी हैं खैर, लेकिन देखें अब इमरान खान साहब को ये जुमेरात को मिलता है या जुमेरात को नहीं, तो फिर नेक्स्ट वीक जो होगा
उस वीक में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 14 सीटें कम करने के हवाले से भी इतलात इस वक्त आ रही हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस वक्त बताई जा रही है कि दोबारा गिनती होगी बहुत सारी सीटों पर, जिसमें पीटीआई की 14 सीटें कम करके वो भी पीडीएम को दे दी जाएंगी और पीटीएम को किसी तरीके से इतनी अक्सरियत दे दी जाएगी कि वो कानून आइन साजी भी वो कर सकें, आइन में तरमीम भी वो कर सकें। तो हो सकता है कि शायद चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के हवाले से भी वो कोई एक्सटेंशन, कोई तरमीम वगैरह कर दे और इनकी भी जो मज़ीद एक्सटेंशन है वो हो जाए। बहरहाल देखें अब इस पर पीटीआई को कितनी नशिस्तें कम की जाती हैं और मज़ीद ये पीडीएम को मिलती हैं। राय का सर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।